Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the first chapter of course professional practice. Professional practice जो कोर्स है इसके लिए जो मैं बुक फॉलो करने वाला हूँ. Let me show you the name of the book. This is the book Professional Practice Professional Issues in Information Technology. ठीक है. और राइटर का नाम है इसमें फ्रैंक बॉट. ये हमारे पास बुक है जो कि मैं इस कोर्स के अंदर फॉलो करूंगा. ठीक है. सो इसमें प्रोफेशनल इश्यूज प्रोफेशनल प्रैक्टिस के से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो डिस्कस करेंगे हम लोग. और इसके अंदर जो आउटलाइन है जो मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा. लेट मी शो यू दोज चैप्टर्स जो कि हम लोग इसमें कवर करेंगे. इस बुक की सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा या तो सीआर को आपकी क्लास को मैं दे दूंगा. सो हिल पोस्ट इट ऑन योर ग्रुप. ठीक है. और स्लाइड भी मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा या सीआर को दे दूंगा, उससे ले लीजिएगा. वो खुद ही आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी वो स्लाइड्स भी. ठीक है. सो ये हमारे पास है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में. सबसे पहले लॉ और लॉ एंड गवर्नमेंट. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉ है क्या, व्हाट इज लॉ. ठीक है. और लॉ के अंदर जो है हमारे पास क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होते हैं, और लॉ आते किधर से हैं, लॉ को फॉलो क्यों करना चाहिए और ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कशन होगी जो कि आज का लेक्चर भी है हमारा. उसके बाद दूसरे चैप्टर में वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ प्रोफेशन. ठीक है. यानी कि प्रोफेशन किस चीज़ को कहते हैं, प्रोफेशन है क्या, प्रोफेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं, और प्रोफेशंस जो होते हैं वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और इंजीनियरिंग प्रोफेशन में हम लोग जो है उसके लिए कौन कौन सी बॉडीज हैं जो उन प्रोफेशंस को रिकॉग्नाइज करती हैं, या इंजीनियर कहते किसको है, और इंजीनियर बनने के लिए या इंजीनियर जो है वो प्रोफेशन वो किस चीज़ के लिए बना था या उसका क्या पर्पस है. हम लोग इसके बारे में भी सेकंड चैप्टर में बात करेंगे. थर्ड चैप्टर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल बॉडीज इन कंप्यूटिंग. ठीक है. तो कंप्यूटर्स की जो प्रोफेशनल बॉडीज है वो बॉडीज कौन सी हैं और उनका क्या पर्पस है, वो क्या काम करती हैं बॉडीज. इसके बारे में डिटेल में बात होगी, कौन कौन सी बॉडीज मौजूद हैं और हम लोग कौन सी बॉडी का क्या काम है, क्या पर्पस है, उनके स्टेप्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं. इसके बारे में डिटेल में बात होगी चैप्टर 3 में. चैप्टर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उसमें कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, लिमिटेड कंपनीज कौन सी हैं. ठीक है. उनके अंदर फिर रोल्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो. ठीक है. और कमर्शियल नॉन कमर्शियल बॉडीज क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंसिंग स्टेट आर्ट कंपनीज. देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस हम नहीं करेंगे, मैनेजिंग अकाउंट नहीं करेंगे. ठीक है. और देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बात होगी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से हैं, उनके क्या काम होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के. ठीक है. और उसके अंदर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस क्या होती है, सेटिंग अप स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस कौन सा जो है वो बेहतर है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा सेटअप सुटेबल होता है. चैप्टर 10 में ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस. उनके लिए फिर उनको कौन कौन से जो है वो सोशल इश्यूज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं, उनके अंदर फिर उनकी उनके उनको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस तरह से प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए ताकि वो उन इश्यू से बच सकें. ठीक है. उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, ये हमारे पास लॉ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, और फिर हम आ जाएंगे
सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। ये ज्यादा हमारे फील्ड से रिलेटेड भी है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कैसे करना चाहिए किसी कंपनी के साथ, और उनके ऊपर क्या लाइबिलिटीज हो जाती हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स कंसल्टेंसी में और कॉन्ट्रैक्ट हायर में क्या फर्क होता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग किस चीज को कहते हैं, आउटसोर्स कर जब करो कोई चीज तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना चाहिए, उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये चीजें होंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ज्यादा डिटेल में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं किस चीज को है, और लोगों के राइट्स क्या होते हैं। एज अ कंपनी कॉपीराइट किस चीज को कहते हैं, पेटेंट किस चीज को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो बनते हैं आईटी में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उनमें हमारे पास कॉपीराइट के बड़े इश्यूज हैं, और उसमें हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या करना चाहिए, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या रेगुलेशंस हैं, उसके लिए पर क्या कानून होते हैं, बनते हैं, ठीक है। उनके ऊपर किस तरह से हम लोग रिस्ट्रिक्शंस, प्राइवेसीज, कौन से कंट्रीज में क्या रूल्स हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। फिर इंटरनेट इश्यूज, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे कि इंटरनेट के ऊपर जो चीजें मौजूद है, या हमारे जो सिस्टम्स इंटरनेट बेस्ड अगर हैं तो उनके ऊपर क्या इश्यूज होते हैं, एंड हाउ टू हैंडल देम, ठीक है। देन मिस यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये अगेन एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और इसके ऊपर कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। ये मैंने क्विकली आपको एक ओवरव्यू दिया है कि प्रोफेशनली आपके पास क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है, हाउ टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, ताकि आप इन इश्यूज से बच सकें, ठीक है। लीगल इश्यूज से डेटा प्रोटेक्शन कैसे कर सकें, प्राइवेसी कैसे कर सकें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है उनका पता होना चाहिए, कॉपीराइट का, पेटेंट का, और कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग उसको प्रॉपरली अपने करियर के अंदर फॉलो कर सकें, ठीक है। सो ये कोर्स कंप्लीटली रिलेटेड है हाउ टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन, and how to practice the things that are followed by the professionals, ठीक है। उनको कौन सी चीजें, कौन से कंपलसरी चीजें कह लें जिसको कि वो आपके लिए लाजमी है, जो आपको करनी चाहिए, ठीक है। सो इस कोर्स के अंदर हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे, और ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आपके लिए। आई विल शेयर दीज स्लाइड्स विद यू गाइस। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज द लॉ। लॉ किस चीज को कहते हैं, लॉ है क्या, ठीक है। तो लॉ की डेफिनेशन अगर मैं आपको सिंगल लाइन डेफिनेशन बताऊं तो लॉ इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट, ठीक है। यानी कि ये लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसी भी कोर्ट के अंदर इन्फोर्स किए जाते हैं, ताकि जो भी हमारे पास केस आता है तो उस केस को उन रूल्स के ऊपर हम मेजर करते हैं कि क्या इस केस के अंदर जो ये बातें की जा रही हैं, इसने कौन सा लॉ, उसके कौन से स्टेप्स को ब्रेक किया है या तोड़ा है, ताकि उसको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तो एक्शन लेने से पहले आपको उन रूल्स को देखना होता है विच आर डिफाइंड इन द लॉ, ठीक है, और वो फिर हम फोर्स करते हैं या इन्फोर्स करते हैं इन कोर्ट। अच्छा, अब हर कंट्रीज के अंदर ना अलग अलग लॉ है, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, और हर कंट्री का अपने हिसाब से लॉ अप्लाई होता है। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज व्हाइल सेलिंग अल्कोहल। कुछ कंट्रीज में देखें अल्कोहल सेल करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो वेस्ट में स्पेशली आपको शराब आराम से मिल जाती है, अल्कोहल मिल जाती है, और उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि उनका लॉ उनको अलाउ करता है एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स हर कंट्री का अपने हिसाब से रूल्स हैं, उसके हिसाब से उनको डिवोर्स किया जा सकता है,
और डिवोर्स करने के बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके ऊपर भी हर कंट्री के अपने अपने हिसाब से लॉज डिफाइन किए गए हैं। बताने का मतलब ये है कि लॉ सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज हम लोग पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर चीज को फॉलो करते हैं। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल, अगर हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉ किस चीज को कहते हैं। ये तो जनरल अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो लॉ हम लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कोर्ट के अंदर ले जाए, जिसके रूल्स हो, कोई रेगुलेशंस हो, वो तोड़े अगर कोई, तो फिर उसको कोर्ट में लेकर जाया जाए और वहां पे जाके वो केस जो है वहां पे वो फाइट हो और उसके ऊपर हियरिंग्स हो, और एंड जनरली जो चीजें हम सोच रहे होते हैं। जनरली अगर हम इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि कंप्यूटर्स के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उसके जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके हिसाब से देखें तो लॉ हमारे पास होना चाहिए डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। ठीक है, यानी कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके क्या रूल्स हैं, और डेटा प्रोटेक्ट कैसे होगी। डेटा अगर प्रोटेक्ट नहीं है, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो उसकी डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स पहले से डिफाइन किए जाते हैं ताकि उस डेटा को कोई भी एक्सेस ना कर सके या उसको चोरी ना कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक जब आप साइन अप करते हैं यानी कि अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको कहता है कि इसको पढ़ें और उसको एग्री करें। यानी कि वो आपको डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स के ऊपर, आपको उसकी राइट्स के ऊपर, आपको उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर, डिफरेंट चीजों के ऊपर उसने एग्रीमेंट के अंदर चीजें लिखी हुई होती हैं जो कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर वो सारे क्लॉज लगाए हुए होते हैं ताकि आप बाद में इनके ऊपर कोई भी, यानी कि अगर वो आपकी डेटा को शेयर करते हैं किसी के साथ, डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को मॉडिफाई डिलीट करते हैं, तो आप उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि आपने एग्रीमेंट में या रूल्स रेगुलेशन का जो क्लॉज था उसको आपने एग्री किया है और आपने उनको अलाउ किया है कि वो आपकी डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सो डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ये हमारे पास एक लॉ हो सकता है इसके ऊपर कि हाउ डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड एंड हाउ डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास सेंसिटिव डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के लोगों का जो नादरा का डेटाबेस है, या हमारी बैंक्स का जो डेटाबेस है, या हमारे आर्मी का जो डेटाबेसेस हैं, उनकी डेटा प्रोटेक्शन रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते और हम नहीं चाहते कि ये डेटा हमारा लीक हो या आउट हो जाए या इनवैलिड तरीके से एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम लॉ, देयर मस्ट बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस कि इन केस अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करता है तो अकॉर्डिंग टू दोज लॉज उसके ऊपर एक्शन हो। अच्छा, राइट्स ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, ये भी वही चीज के अगर आपने डेटा अवेलेबल की है, डेटा आपके पास मौजूद है, तो उसके राइट्स किसके पास हैं उसको एक्सेस करने के बाद। तो जिसको राइट्स है ना, डेटा सिर्फ वही एक्सेस कर सके, और जिसको राइट्स नहीं है डेटा वो एक्सेस ना कर सके, दैट इज अगेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक डेटा की प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो या यूज कर रहे हो उसमें डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और राइट्स होने चाहिए उस बंदे को जिस बंदे का अकाउंट है सिर्फ वो डेटा देख सके, अदरवाइज डेटा मिस यूज ना हो, किसी और बंदे की एक्सेस पे ना हो जो अथोराइज नहीं है। अच्छा, मिस यूज ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ये सब आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर बैंक का फॉर एग्जांपल, या कोई भी कंप्यूटर बैंक के अंदर मोबाइल फोन यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल, उनकी कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, नादरा के सपोज नादरा के अंदर आप अपना डेटा फीड करने के लिए कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हो, या उनके कंप्यूटर में डेटा जाके इनपुट करवा रहे हो, या मोबाइल के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हो, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मिस यूज इट फॉर एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर भी उसके लॉज हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दोज लॉज आपके ऊपर एक्शंस किए जा सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मिस यूज ऑफ कंप्यूटर, मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, गलत तरीके से डेटा को एक्सेस करना, डेटा को डेटा को प्रोटेक्टेड डेटा को हैक करने की कोशिश करना, ये सारे हमारे पास इनके रूल्स रेगुलेशंस लॉज होने चाहिए जो कि आपको
सिस्टम्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड करने चाहिए, ताकि डेटा को अगर कोई मिसयूज करने की कोशिश करे, एक्सेस करने की कोशिश करे, हैक करने की कोशिश करे, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉज एक्शंस किए जा सके। अच्छा, अब लॉ है क्या, उसके अंदर लॉज कैसे अप्लाई किए जाएंगे, उन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई कौन करता है, तो उसके लिए डिफरेंट लीगल सिस्टम्स मौजूद हैं जिसको हम कोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, कोर्ट्स के अंदर फिर कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसीजर हर कोर्ट का अपना अपना प्रोसीजर है। जैसे हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़े जो कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपका कोई केस है या कोई आपके ऊपर कोई चीज आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां से अगर आप कोई चीज आपका रिजेक्ट हो जाता है या आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो उसके बाद कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, वो फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है। सही है। सिमिलरली हमारे पास हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद नीचे अगेन सेशन कोर्ट्स हैं, डिफरेंट लेवल के ऊपर कोर्ट्स हैं, उनके अपने अपने प्रोसीजर्स हैं, और वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज वो पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सो हमारे पास जो ये कोर्ट्स हैं, ये इनको हम लीगल सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एक्शंस होंगे, उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी चीजें हमें लगता है कि अगर हमें कोई भी केस है, कुछ भी है, तो उसको कोर्ट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर एक्शंस होंगे। अच्छा, अब हर कोर्ट जो भी है उनकी ना पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जामशोरो में अगर कोई कोर्ट है, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो जामशोरो है, यानी कि उसके अंदर जो केसेस आएंगे वो उसकी रेंज में सिर्फ जामशोरो डिस्ट्रिक्ट आता है, और वहीं के केसेस वो हियर कर सकता है या उसकी के केसेस को वो फॉलो कर सकता है। ठीक है। अगर हम यूएसए और इंडिया, बड़े मुल्क जो है, चाइना, इनकी एग्जांपल्स लें, तो इवन एक मुल्क के अंदर जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट कानून या डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे अगर आप यूएसए में चले जाएं, तो जो रूल न्यूयॉर्क के अंदर या दूसरे स्टेट्स में फॉलो होता होगा, वो टेक्सास में या एरिजोना में रूल्स हो सकता है फॉलो नहीं होते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ड्राइविंग गाड़ी को चलाने की जो अलाउड स्पीड है, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में अगर 100 है, और 100 से अगर आप ऊपर गाड़ी चलाओगे, ज्यादा स्पीड पे गाड़ी गाड़ी चलाओगे 100 से, तो आपका चालान हो सकता है। लेकिन अगर वही आप टेक्सास में चले जाएं या एरिजोना में चले जाएं या किसी और स्टेट में चले जाएं, तो वहां पे हो सकता है वो 110 स्पीड अलाउड हो या 120 अलाउड हो। तो लॉ देखें वेरी करते हैं, एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट लॉ वेरी करते हैं फ्रॉम वन जुरिस्डिक्शन टू अदर जुरिस्डिक्शन। है एक ही मुल्क, लेकिन एरियाज अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर उनको लॉज भी अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन वेरी करते हैं। हर स्टेट का अपना अपना लॉ हो सकता है। अलग अलग स्टेट्स जो है अपने गवर्नमेंट, अपनी जो लोकल गवर्नमेंट्स है, उनके हिसाब से अपने लॉज भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को ये क्यों पढ़ा रहा हूँ लॉज लॉज हम लोग, व्हाई वी आर स्टडिंग इट, बिकॉज कंप्यूटर्स के अंदर जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोफेशनली हमारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमारे ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, और उनको कौन से किस तरह से उन लॉज को, किस तरह से उनको अपने राइट्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी जगह पे उनको अपने जो उनके राइट्स हैं उनको कौन सी कोर्ट में जाके क्लेम करना चाहिए, या उसको चैलेंज कहाँ पे कर सकते हैं, और डिफरेंट लेवल के ऊपर उसके ऊपर आप लोग चाहें तो परस्यू कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ लॉज के बारे में, कि लॉ होता क्या है, लॉ कौन कौन से तरह के हैं, और आप कौन कौन से लॉज के ऊपर, आपको किस तरह के लॉज के अंदर जाना पड़ेगा, और कैसे उनको आप डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो लॉज हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास है क्रिमिनल लॉज, और दूसरे हमारे पास है सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज वो लॉज हैं जिसके अंदर कोई बंदा जो है वो गलत काम करता है। ठीक है। और उसने कोई गलत काम किया, तो जिस वजह से उसको फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कि यानी कि उसको सजा भी हो सकती है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, उसके ऊपर कोई एक्शन भी किया जा सकता है, बिकॉज उसने उस पर्टिकुलर लॉ को ब्रेक किया है। यानी कि सेट ऑफ मैकेनिज्म दैट ट्राइज टू पनिश रॉन्ग डूअर्स बाय फाइन और इम्प्रिजनमेंट। यानी कि एक ऐसा लॉ, ऐसा कानून जो हमें गलत करने वालों के ऊपर फाइन भी लगाए,
ठीक है, भी फाइन भी लगा सकता है, या उनको सजा दे सकता है, जेल कर सकता है, या फिर दोनों भी लगा सकता है। ऐसे लॉज को क्रिमिनल लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें अगर कोई बंदा किसी का मर्डर कर देता है, कोई एक्सीडेंट कर देता है, कोई फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है, कोई डकैती करता है, डिफरेंट काम करता है, ऐसे काम जो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए, किसी सोसाइटी के लिए हर शहरी को या हर बंदे को अबाइड करना लाजमी है, उसको फॉलो करना लाजमी है। लेकिन कोई बंदा, कोई पर्सन उस पर्टिकुलर सोसाइटी के उन रूल्स को अगर ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर जो लॉ अप्लाई किया जाता है दैट इज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कोई एरिया है वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है कि उस जगह पे आप जो है वो वेपन नहीं ला सकते हो, लेकिन कोई बंदा उस जगह वेपन लेकर आता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ अप्लाई किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट फाइन हो सकता है, वो जेल हो सकती है, कुछ भी उसके अप्लाई हो सकता है। यानी कि कोई बंदा पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर सिटी के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, जो सबके लिए है, ऑल ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया, country, city, state और in building और even in particular area, उसके लॉज उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो वहां पे रहता है, वो वहां का फॉलोअर है, ठीक है। तो अगर उसने वो वहां पे लॉ ब्रेक किया है, तो फिर उसको पर्टिकुलर सजा मिलेगी अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ। अच्छा, अब सिविल लॉज क्या है? सिविल लॉ वो लॉ है जिसमें दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट जो होती है, उसकी सेटलमेंट के लिए सिविल लॉ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई सजा वाला सीन तो नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, कोई आपकी कोई जमीन है, और उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा क्लेम करता है कि भाई ये मेरा हिस्सा है, या ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, तो आपने उसके ऊपर कोर्ट में जाके केस कर दिया है, तो वो सिविल लॉ के ऊपर एक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि अब आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्यूट वो डिसाइड किया जाएगा कि ये जमीन किसकी है, ठीक है। वो दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगा जो जज होगा, उनके पर जो है वो उनके डॉक्यूमेंट देखेगा, वो प्रूफ करेंगे कि हु हैज द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स जिसके ऊपर वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। तो वो डिस्प्यूट दो बंदों के बीच में हो सकता है, वो डिस्प्यूट दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हो सकता है, वो डिस्प्यूट दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है। दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सिविल लॉज होते हैं। और ये लॉ जो होते हैं ये हमारे पास सजा देने के लिए तो नहीं होते, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए होते हैं उन डिस्प्यूट्स को। हाँ, लेकिन उसके while resolving those disputes, if any crime has taken place, तो फिर उस क्राइम के ऊपर क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है। जैसे कि जमीन के टुकड़े के ऊपर झगड़ा था और उसके ऊपर किसी ने बंदा मार दिया है, तो वो फिर सिविल लॉ तो है ही उसके ऊपर अप्लाई होगा, लेकिन अब उसके ऊपर क्रिमिनल लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि उसमें मर्डर भी इन्वॉल्व हो गया है। तो डिस्प्यूट के जहाँ पे भी बात होगी तो वहां पर हम लोग सिविल लॉ अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इस जो ये लॉज जो हमें कोई बंदा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर अपने आपको जो है वो इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपने खोली है तो उसके सामने आपने इनकॉर्पोरेशन लिखा है, फॉर एग्जांपल abc.incorporation, तो इनकॉर्पोरेशन वर्ड आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन लिखने के लिए आपको लॉ फॉलो करना होगा, आपको पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना होगा। वो जब रूल्स और रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको उस मुल्क का या उस स्टेट का पर्टिकुलर लॉ अलाउ करेगा, या उस पर्टिकुलर मुल्क की कोई ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करेगी कि आपकी कंपनी या आपको इनकॉर्पोरेशन वर्ड लगाने की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। यानी कि सपोज करें कि आपने कोई कंपनी खोलनी है बिस्किट्स की, तो आप अपनी बिस्किट की कंपनी डायरेक्टली नहीं खोल सकते, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको यू हैव टू रजिस्टर्ड इट विथ समवेयर जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ क्रिएट किया है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस आप खोलते हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में कोई भी खोल के बैठ जाते हैं और उसको रजिस्टर नहीं कराते, लेकिन असल में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ आपको
लाजमी उसको रजिस्टर करवाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने एक बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, और हर सॉफ्टवेयर हाउस के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने आप को वहां पर रजिस्टर कराए, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आपके ऊपर कौन से लीगल लाइबिलिटीज या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऊपर या कंपनीज के ऊपर या आईटी प्रोफेशनल, जो आईटी के सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज है, उन सब के ऊपर वो लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में सपोज करें, हमारे मुल्क में जो टेलीकम्युनिकेशन के कंपनीज हैं, जैसे यूफोन है, टेलीनॉर है, ये सारे कंपनीज जब ओपन होती हैं तो उनको एक लाइसेंस लेना होता है। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो हमारा पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक पर्टिकुलर इदारा है जिस जहाँ से उनको लाइसेंस मिलता है, पीटीए जिसको कहते हैं, वो इनको अगर अलाउ करता है तो फिर वो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट करते हैं। अगर उनको वो लाइसेंस नहीं मिलता तो वो ऑपरेट नहीं करते, और उनके ऊपर वो सारे लॉ अप्लाई होते हैं जो कि उनको रजिस्टर करते वक्त बताए गए थे। तो एक प्रोसेस बताया गया है, उससे गुजरते हैं वो, तो फिर उनको आप इनकॉर्पोरेशन वर्ड लगाने की परमिशन मिल जाती है और वो फिर उसको फॉलो करते हैं लाजमी। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोर्ट एक्शन अंडर अ सिविल लॉ इज कॉल्ड लिटिगेशन। लिटिगेशन किसको कहते हैं? कि जो कोर्ट सिविल लॉ के ऊपर एक्शन लेती है अगर, तो उसको लिटिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ब्रेकिंग अ लॉ अगेंस्ट piracy of something, or you are trying to steal some information of a person, या फिर फॉर एग्जांपल किसी दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट है, तो उसके ऊपर अगर एक बंदे ने जाके कोर्ट में केस किया है, तो जो एक्शंस सिविल लॉ के अप्लाई किए जाएंगे उनको आप लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी केस होगा ना, उस केस को आप लिटिगेशन कह लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बंदे का कोई सॉफ्टवेयर है, दूसरा बंदा कहता है कि इसने जो फला फला फीचर्स यूज किए हैं वो मेरे सॉफ्टवेयर के हैं, या वो मेरे हैं, या इसमें जो इमेजेस यूज किए हैं वो मेरे हैं, या जो साउंड यूज किया है वो मेरा है, तो उसके ऊपर जो केस उसने किया है आपके ऊपर, वो लिटिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो कोर्ट उसके ऊपर जो एक्शन लेगी या जो कानून फॉलो करेगी उसको लिटिगेशन कहते हैं। और जिसने वो केस आपके ऊपर किया है उसको आप प्लेंटिफ कहते हैं। ठीक है, प्लेंटिफ जो है वो बंदा है या वो कंपनी है जिसने आपके ऊपर वो केस किया है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, जो जिसके ऊपर वो समझती है कि ये डिस्प्यूट है और ये मेरी चीज है और उसने विदाउट परमिशन इस्तेमाल कर ली है, और उन दोनों के ऊपर प्लेंटिफ जो है वो उस बंदे को कहते हैं। अच्छा, अब ये लॉ आते कहाँ से हैं और लॉ बनाता कौन है? ठीक है, तो लॉ के जो मेन सोर्सेज हैं वो दो सोर्सेज हैं। वेयर डज द लॉ कम फ्रॉम? बेसिकली टू मेन सोर्सेज ऑफ द लॉ। एक लॉ है कॉमन लॉ एंड सेकेंड लॉ इज स्टैट्यूट लॉ। कॉमन लॉ जो होता है, ये पूरी दुनिया में जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं मोस्टली, वो सारे वो इस लॉ को शेयर करते हैं। जैसे कि लोग यहाँ से मर्डर करके भाग जाते हैं किसी दूसरे मुल्क, ठीक है, या चोरी करके भाग जाते हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ का पैसा चोरी करके बाहर भाग गए हैं, लेकिन उनको अगर वो चाहें तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो लॉ है, कॉमन लॉ, वो सारे मुल्क एग्री करते हैं उस पर्टिकुलर लॉज के ऊपर। वो उन लॉज के अकॉर्डिंग टू दोज लॉज उन उन पर्टिकुलर जो वांटेड बंदे हैं उनको यहाँ पे वापस मंगवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री जो उन लॉज को फॉलो करता है, जो उन कॉमन वेल्थ कंट्रीज का मेंबर है, तो वो उनके ऊपर केस फाइल करेगा। वो पर्टिकुलर कंट्री उसको देखेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ वो उनको वापस उस पर्टिकुलर मुल्क में भेज सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लॉज आर सेम फॉर ऑल द कंट्रीज। डिफरेंट जितने भी मुल्क है ना, उनमें कॉमन लॉ सबके पास तकरीबन सेम है, वो सब शेयर करते हैं अपने लॉज को। ठीक है, और जैसे मर्डर के लिए जो लॉज हैं, जो चोरी के लिए हैं, जो डिफरेंट चीजों के लिए हैं, वो जो शुरू में डिफाइन किए गए वही लॉज डिफरेंट कंट्रीज में कॉमनली फॉलो होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टेट्यूट लॉज जो है वो लॉज हैं जो पार्लियामेंट से पास होते हैं, और ये डिफरेंट लॉज डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के अलग होंगे, इंडिया के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे, यूनाइटेड किंगडम के अलग होंगे, दुबई के अलग होंगे, सऊदीया के अलग होंगे, डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग होंगे।
ये स्टैट्यू लॉ, ठीक है। और ये उनकी पार्लियामेंट से या उनकी अपनी कोई डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट का कोई इदारा होगा जहां से वो लॉ पास होते होंगे और उसके बाद उनके ऊपर वो एक्शंस पर टेकन किए जाते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर एंड लॉ टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंप्यूटर आर टू एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग न्यू लॉज फॉर सच रीजंस। जैसे कि चाइल्ड लेबर जो है इसके ऊपर लॉ पास करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए अलग हो सकता है, इंडिया के लिए अलग हो सकता है, इसी तरह सऊदी में अलग हो सकता है, हर कंट्री का अलग अलग लॉ हो सकते हैं, अलग अलग सजा हो सकती है, डिफरेंट इसी तरह से लॉ ऑफ मिसयूज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के मिसयूज के ऊपर अमेरिका में अलग लॉज हो सकते हैं, पाकिस्तान में अलग लॉज हो सकते हैं, इंडिया में अलग हो सकते हैं, चाइना में अलग हो सकते हैं, हर किसी के अपने अपने लॉज हैं और ये उनकी पार्लियामेंट से पास करवाए गए हैं और अकॉर्डिंग टू दोज लॉज उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसके अंदर मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो मैंने आपको बताया सबसे पहले लॉ है क्या, लॉ किस चीज को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हर कंट्रीज के अलग अलग लॉज होते हैं और क्यों अलग अलग होते हैं उसके रीजंस बताए आपको। फिर आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनके क्या लॉज हैं, ठीक है, उनके आईटी के अंदर कौन कौन सी चीजों के लिए लॉ बनाए गए हैं या बनने चाहिए, ये 3 चीजें बताई थी मैंने अभी आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स होते हैं, हर कंट्री के अपने अपने लीगल सिस्टम्स हैं, हर कंट्री के अपने अपने कोर्ट्स हैं, उनके अपने अपने नेम्स हैं, ठीक है, और वो कोर्ट्स अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर काम करती हैं। फिर हमने बात की थोड़ी सी कि ये लॉ आईटी में क्यों जरूरी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के अंदर इसकी क्या जरूरत है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर इसकी जरूरत ये है कि एज अ आईटी प्रोफेशनल, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई करते हैं और उनको किस तरह से आप लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी किसी भी चीज को अगर डिफेंड करना चाहेंगे तो वो क्रिमिनल लॉ कहलाएगा या सिविल लॉ कहलाएगा, कौन सा लॉ आपके ऊपर अप्लाई होगा। और इनकॉर्पोरेशन किस चीज को कहते हैं और आप इनकॉर्पोरेशन कब लगा सकते हैं अपनी सॉफ्टवेयर हाउस के नाम के साथ, अपने नाम के साथ। इसके अलावा आप कोर्ट के अंदर जो सिविल लॉज हैं उसके अंदर लिटिगेशन किसको कहते हैं, प्लेंटिफ कौन होता है, इसके बारे में बताया आपको। और फाइनली मैंने आपको बताया कॉमन लॉज क्या होता है, स्टेट यूज लॉ कौन सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इस चैप्टर को और इस चैप्टर को आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके ऊपर यू हैव टू स्टडी इट ताकि आपको लॉज की थोड़ी सी समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम चैप्टर 2 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चैप्टर 2 हमारा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। चैप्टर 2 द नेचर ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन की नेचर क्या है और प्रोफेशन कहते किस चीज को है। तो प्रोफेशनल वर्ड जो है प्रोफेशनल, आप लोगों ने भी मोस्टली सुना होगा यार ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल किस चीज को कहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल है कोई किसी कंपनी में काम करता है तो हम कहते हैं यार ये प्रोफेशनल डेवलपर है, ठीक है। कोई बैंक में काम करते हैं तो कहते हैं यार प्रोफेशनल बैंकर है, ठीक है। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल पुलिस में काम करता है तो हम कहते हैं ये प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है। कोई प्रोफेशनल हैकर होता है, ठीक है, कोई प्रोफेशनल बैंकर होता है। तो प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्टेन स्टेटस, सर्टेन स्टेटस के स्टेटस में, यहाँ पर स्टेटस वर्ड की मीनिंग यहाँ पर है कि वो किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि वो बैंकर है, वो डेवलपर है, वो हैकर है, वो हमारे पास कोई गवर्नमेंट के किसी इदारे का कोई अफसर है। तो वो एम्प्लॉइज, प्रोफेशनल एम्प्लॉइज उन एम्प्लॉइज को कहा जाएगा कि जो उस पर्टिकुलर स्टेटस के अंदर काम करते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैं चला जाऊं तो वहां पे जो प्रोफेशनल्स मुझे मिलेंगे वो सारे प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, डिजाइनर्स हो सकते हैं, वो सारे प्रोफेशनल्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर मैं बैंक के अंदर चला जाऊं तो मेरे पास जो प्रोफेशनल्स होंगे वो सारे बैंकर्स होंगे, ठीक है। वहां पे फाइनेंशियल लोग बैठे हुए होंगे, मार्केटिंग के लोग बैठे हुए होंगे, डिफरेंट लोग वहां पे इंश्योरेंस वाले बैठे होंगे, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग हो सकते हैं। अब हम प्रोफेशनल और रियल प्रोफेशनल में क्या फर्क है। जब हम कहते हैं ना प्रोफेशनल, तो ये वो बंदे हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के काम करते हैं, ठीक है, और उनको वो टाइटल दिया जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर मैं बैठा हूँ, मुझे मेरे पास कंप्यूटर है एंड आई एम डेवलपिंग समथिंग, तो मैं प्रोफेशनली एक डेवलपर हूँ,
ठीक है। लेकिन रियल प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो अपना काम करे, प्रोफेशनली काम करे, उसके अलावा केयरफुली रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कैसे भी हालात हो, कैसे भी कंडीशंस हो, वो अपना काम बड़ा एफिशिएंटली, बड़ा ख्याल से, अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसको रियल प्रोफेशनल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर है, उसको कोई पर्टिकुलर चीज डिलीवर करनी है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, लेकिन हालात ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, कंप्यूटर खराब है, या कुछ भी है, वॉट एवर, वॉट एवर, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रहा है, पर्टिकुलर डेडलाइन को मीट कर रहा है, पर्टिकुलर चीज प्रोवाइड कर रहा है, जिस डेट को, जिस टाइम पे आपने कहा था उस पे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको आप रियल प्रोफेशनल कहते हो। ठीक है। जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं जो हम कहते हैं यार ये वाकई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रियल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास, जो कि काम अकॉर्डिंग टू गिवन गाइडलाइंस करते हैं, और आप उनकी क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। वो आपकी क्वालिटी को मीट करते हैं, आप जिस टाइम भी चले जाओ, जिस वक्त भी चले जाओ, चाहे कैसे भी हालात, कैसी भी कंडीशंस हो, वो हॉस्पिटल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये वो रियल प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। ठीक है। तो प्रोफेशनल्स एंड रियल प्रोफेशनल्स दोनों में फर्क है। प्रोफेशनल्स तो हर वो बंदा है जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन रियल प्रोफेशनल्स वो हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ख्याल से, बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं, और उनको कंडीशंस की, सर्कमस्टेंसेस की कोई फिक्र नहीं है, और बड़ा इफर्ट्स के साथ अपना काम पूरा करते हैं और प्रोवाइड करते हैं सर्विस को। अच्छा, प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क क्या होता है? मीन्स अ पीस ऑफ वर्क दैट मीट्स एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो मैं अभी बता रहा था कि प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क का मतलब है कि वो काम जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट करे ना, उसको आप प्रोफेशनल वर्क कहते हैं। काम तो देखें हो जाते हैं काम, आप डिफरेंट जगह से, डिफरेंट लोगों से करवा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो काम, पीस ऑफ वर्क जो होगा ना, प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क जिसको आप कहते हो, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो, यार इसने बड़ा अच्छा काम करके दिया है, वो आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम या क्वालिटी वर्क आप उसको कहते हो। ठीक है। और वो प्रोफेशनल पीस ऑफ वर्क कहलाता है, एंड दैट कैन बी डन बाय प्रोफेशनल पीपल या रियल प्रोफेशनल पीपल। ठीक है। कर तो दूसरे लोग भी सकते हैं, लेकिन रियल प्रोफेशनल्स उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको घर में एयर कंडीशन लगवाना है, लाइट की फिटिंग करानी है, आपको एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में बुर्ज खलीफा बनी हुई है बिल्डिंग, या फॉर एग्जांपल लिबर्टी ऑफ स्टेचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, या ताजमहल बना हुआ है। अब ये इतनी बड़े आर्किटेक्चरल चीजें हैं जिनको बनाने के लिए यू नीड रियल प्रोफेशनल्स। ठीक है। जो उसको अकॉर्डिंग टू गिवन गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से वही बना सकते हैं जो रियल प्रोफेशनल्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। हर कोई नहीं बना सकता, हर कोई वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का काम नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड क्वालिटी का काम नहीं कर सकता। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज होता है प्रो। जैसे आप लोग भी मोस्टली एक दूसरे को कहते भी होंगे दोस्तों में, यार ये बड़ा प्रो बंदा है। प्रो का मतलब यहाँ पर है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। कॉलोनिक्यूल इसको कहते हैं, कॉलोक्यूल शॉर्ट हैंड ऑफ प्रोफेशनल। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में कॉलोक्यूल का मतलब है इनफॉर्मल। ठीक है। यानी कि इनफॉर्मली हम प्रो वर्ड यूज कर सकते हैं फॉर सम पीपल। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बड़ा अच्छा प्रोग्रामर है, तो आप उसको प्रो कहते हो, यार तुम, ही इज अ प्रो डेवलपर। तो प्रोफेशनल एक फॉर्मल वर्ड है और प्रो एक इनफॉर्मल वर्ड है। वो आप अपने दोस्तों में या किसी इनफॉर्मल मीटिंग्स में या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर यू कैन यूज दिस वर्ड। बट व्हेन यू आर इन द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो उधर आप ये प्रो वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग्स में प्रो नहीं करेंगे, वहां पे आप प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अब प्रोफेशन क्या चीज है? प्रोफेशन वो काम है जो आप करते हैं। ठीक है। हु इज यूजिंग इट एंड व्हाट द एक्सटेंट इज, व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज, सॉरी। तो किस कॉन्टेक्स्ट में और कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप प्रोफेशनल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर एक प्रोफेशन है। ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट होगा कि वो उसको कोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, और पर्टिकुलर केस को फाइट करने के लिए, वो सिविल केस हो सकता है, वो क्रिमिनल केस हो सकता है। ठीक है। और यूज कौन कर रहा है? लॉयर उसको यूज कर रहा है। लॉयर जो है वो बंदा है
जो इसको यूज कर रहा है किसी कंटेक्स्ट के अंदर। और लॉयर्स, ये लॉयर्स एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। डॉक्टर्स प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है और डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, उस प्रोफेशन को। डेंटिस्ट फॉलो करते हैं, डेंटिस्ट एक प्रोफेशन है और उसको डेंटिस्ट फॉलो करता है। अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है, अकाउंटेंट्स उसको, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट्स उसको फॉलो करते हैं। सिमिलरली सर्जन्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये सारे लोग हैं जो कि इन प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उनको यूज करते हैं। हु इज यूजिंग इट? दीज पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है। और किस कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कोई कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को यूज करेगा, कोई बंदा किसी और कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल करेगा। ओके, उसके बाद प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज किस चीज को कहते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, इसको डिफाइन अगर करूं प्रोफेशनल बॉडी को, ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये लोग हैं जो कि मिलकर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मिले हैं और उन सबका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर काम करने में है, कोई पर्टिकुलर चीज करने में है, तो उन्होंने उसको एक प्रोफेशनल बॉडी क्रिएट की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जिनको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं मोस्टली। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बॉडी क्रिएट की है और उसमें दुनिया के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसके मेंबर्स हैं, जो कि उस उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको एरर लेस बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए उस बॉडी को क्रिएट किया है। और वहां पर वो सारे बंदे अपने अपने व्यूज, अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जो हमारे लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई करने के लिए देते हैं, ताकि आप अपने उन पर्टिकुलर बॉडी के रूल्स को फॉलो करें और अच्छी क्वालिटी का वर्क फॉलो करें। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो बॉडी है वो है पीएमडीसी, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। तो पीएमसी जिसको पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल भी अब कहा जाता है। तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो एक बॉडी है और जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान के ना, वो सारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स उसके साथ रजिस्टर होंगे लाजमी, ठीक है। और उस बॉडी के जो मेंबर्स होंगे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के, वो कुछ सेलेक्टेड बंदे हैं जो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। उन रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना हर डॉक्टर का फर्ज है, या उनके ऊपर वो रूल्स लाजमी उनको फॉलो करने हैं। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उनको डिग्री अलाउ नहीं करेगी और वो उस डिग्री के हकदार नहीं कहलाएंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो भी एक बॉडी है और वो इंजीनियर्स के लिए बनाई गई है, पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स के लिए, जो इंजीनियर्स उन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने बताए हैं। अगर जो जो उन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करेगा तो वो इंजीनियर कहलाएगा और वो इंजीनियरिंग के रूल्स को अबाइड करेगा, फॉलो करेगा, लाजमी उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होंगे। अगर वो नहीं करता तो वो फिर रजिस्टर्ड इंजीनियर नहीं है, वो पीईसी का रजिस्टर्ड इंजीनियर नहीं होगा, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर उसकी, ठीक है, उसकी वर्थ खत्म हो जाती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये बॉडीज क्यों बनाई जाती है? बॉडीज बनाई जाती है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके, पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, रूल्स को अच्छा बेहतर किया जा सके, लोगों को अपनी मर्जी चलाने नहीं दिया जाए और अपने उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि वो पर्टिकुलर रूल्स फॉलो हो। जैसे कि अगर पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल नहीं होता तो फिर यहाँ पे हर बंदा हर अपने घर में यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाता और मेडिकल की डिग्री देता और सारे लोग यहाँ डॉक्टर बनते घूमते घूमते नजर आते हैं हमें, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनाया है, ताकि अगर किसी को भी डॉक्टर बनना है तो भाई आपको फला फला यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ेगा, इतने साल पढ़ना पड़ेगा, इतने साल हाउस जॉब करना पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें आपने फॉलो करनी है, तो फिर आप एक डॉक्टर कहला सकते हैं, ठीक है। सो इंजीनियर बनना है तो भाई आपने फला फला यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, वहां पढ़ सकते हो, उसके अलावा कहीं भी नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा अगर पढ़ोगे तो फिर आप इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले सकते, फिर आपके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है, फिर वो रूल अप्लाई होता है।
तो ये बॉडीज गवर्न करती हैं बेसिकली के हमें हेल्प करती है। तो ये कंप्यूटिंग वर्ल्ड में भी बॉडीज है, ठीक है। जैसे नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल है हमारे पाकिस्तान में, वो जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट को हमने एक्रीडेट कराया था 2019 में। अब जितने भी बंदे हमारे डिपार्टमेंट से पास होते हैं वो उनकी डिग्रीज पाकिस्तान कंप्यूटिंग काउंसिल एक्रीडेट करता है, ठीक है। और वो उनको अथोराइज करता है, वो उनको रिकॉग्नाइज करता है कि ये बंदे हमारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से पढ़े और ये बाकायदा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं और हम इनको जो है वो एक्रीडेट करते हैं। और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपने लोकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद सिटी में भी देखे होंगे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हमारी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो एक्रीडेटेड अभी भी नहीं है, ठीक है। और उनको वो एक्रीडेट नहीं करते क्योंकि उन्होंने वो रूल्स रेगुलेशंस अब तक फॉलो नहीं किए जो कि एनसीएसीए ने हमें बताए हैं, नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल ने जो हमें बताए हैं। तो बेसिकली बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये काउंसिल्स होती हैं, जो बॉडीज होती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, ठीक है। पर्टिकुलर अपने लोगों को जो अथोराइज है उनको रिकॉग्नाइज कराने में ये आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल बीसीएस जो है ये ब्रिटिश कंप्यूटिंग काउंसिल, ये ब्रिटिश यानी कि यूके के लिए काउंसिल है, ब्रिटिश कंप्यूटिंग काउंसिल, जो 1957 में बनाया गया था डेटा एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए या शेयर करने के लिए उन्होंने ये काउंसिल बनाया था, जिसको ब्रिटिश कंप्यूटिंग काउंसिल ने हमें बताया था, ठीक है। और 1957 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये बॉडीज है उनके क्या फंक्शंस है। फंक्शंस में अभी बता चुका था डिटेल में, लेकिन फिर थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको मैं। तो सबसे पहले इनका काम है इस्टेब्लिशिंग कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट है टू रेगुलेट द वे मेंबर्स ऑफ बॉडी बिहेव, यानी कि उसके जो भी मेंबर बनेगा उस बॉडी का, ठीक है, उसको वो रूल्स फॉलो करने होंगे और उसके कोड ऑफ कंडक्ट, उसके एथिक्स, उसके रूल्स उसको फॉलो करने होंगे और उसको ये उसको हाउ दैट पर्सन हैज टू बिहेव, वो उसको फॉलो लाजमी करना होगा, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं एक। दूसरा ये इस्टेब्लिश करते हैं मैकेनिज्म फॉर डिसेमिनेटिंग नॉलेज ऑफ गुड प्रैक्टिस एंड न्यू डेवलपमेंट टू इट्स मेंबर। तो और इनका दूसरा काम जो होता है बॉडीज का, वो ये होता है कि जो डे बाय डे नई रिसर्च होती है, जो डे बाय डे नई नॉलेज आती है, जो इम्प्रूवमेंट्स आती है, वो उस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाते हैं अपने मेंबर्स तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल में कोई नई डिजीज आई है, कोई बीमारी आई है और उसकी कोई नया इलाज आया है, कोई नई मेडिसिन आई है, उसकी कोई नई ट्रीटमेंट है, कोई नया मशीन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना या डॉक्टर्स तक पहुंचाना, डिसमिनेट करना, ये उन बॉडी का काम है, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में कोई नई चीज आना, कोई नया रूल आना, कोई नया लॉ आ जाए अगर, तो वो उस पर्टिकुलर बॉडी का काम है कि वो उस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाए जो उसके मेंबर्स हैं। अच्छा, थर्ड इनका काम है सेटिंग अप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंस फॉर द पीपल टू बिकम मेंबर। अच्छा, तीसरा, जो भी उन पर्टिकुलर बॉडी का मेंबर बनना चाहता है, उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको उस एजुकेशन कौन सी उनके लिए लाजमी है, कंपलसरी है, जो उनके पास होनी चाहिए, और कौन सा एक्सपीरियंस या कितना एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए कि वो मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमें प्रोफेशनल बॉडीज बताती है, जैसे कि अगर आप IEEE के मेंबर बनना चाहते हैं अगर, तो आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है वो ये बताएंगे, IEEE वाले बताएंगे, ठीक है। अगर कोई मेडिकल काउंसिल का, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो ये उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे। इसी तरह से अगर आप सॉफ्टवेयर अपने हाउस को रजिस्टर करना चाहते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एडवाइजिंग गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज अबाउट मैटर्स विद इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं एंड दे आल्सो रेगुलेटरी बॉडीज को बताते हैं कि ये कौन से एरियाज में जो है ना दे द कौन से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इनके लिए लाजमी है या कौन कौन से एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उसके लिए चाहिए। ये भी ये प्रोफेशनल बॉडीज जो है ये डिफाइन करते हैं हमारी। So basically, these are the jobs which are the four highlighted, बता दिए हैं आपको बुलेट पॉइंट्स में। कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, मैकेनिज्म बनाना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, स्टैंडर्ड बनाना, एजुकेशन बताना कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं इसको मेंबर बनने के लिए,
और उसके अलावा गवर्नमेंट्स को, रेगुलेटरी बॉडीज को बताना, उनको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, ये प्रोफेशनल बॉडीज का काम है बताना, और ये सब डिफाइन करते हैं ये रेगुलेटरी, ये प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, सो यहाँ तक इस चीज को रखते हैं आज। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी बॉडीज है, एंड हाउ दोज बॉडीज आर वर्किंग, एंड उनका क्या काम है, और कौन कौन से बॉडीज पाकिस्तान में काम करती हैं, और वर्ल्ड वाइड कौन सी बॉडीज हैं, and how they provide services to the computer professionals. So see you in the next lecture. जब तक आप इसको देखें, और अगर कोई questions हो तो फिर भी you can discuss with me in the question answer session. So see you in the next class.